ओके, आज हम एक डिजीज है मेनिया डिजीज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली होता क्या है। आजकल ये इस तरह की समस्याएं, इस डिजीज में जो सिम्टम्स आते हैं, इसके केसेस कॉमनली देखने में आते हैं और इसका ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। यदि हम शुरू से ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी आप टेस्टिमोनियल में सुनिएगा कि हाउ ब्यूटीफुली होम्योपैथी वर्क इन सच टाइप ऑफ सीवियर केसेस। तो ये बेसिकली मेनिया डिजीज होता क्या है? इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर। बेसिकली ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो ये क्या है? ये इट इज ए डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर दैट अफेक्ट्स स्पेशली द इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस, जो कि बैलेंस और इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है। इसका कारण क्या हो सकता है? एग्जैक्ट काज तो इसका अननोन है, पर सम साइंटिस्ट बिलीव दैट, कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं, कुछ साइंटिस्ट का कहना ये है, और ऐसा देखा गया है कि जो इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड होता है इनर ईयर में, उसके जो है तो डिस्टर्बेंस की वजह से कई बार क्या होता है, इंडोलिम्फेटिक फ्लूइड पेरीलिम्फेटिक फ्लूइड से मिक्स हो जाता है। तो उस फ्लूइड में फ्लो और मिक्स होने की वजह से इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। सम काइंड ऑफ एलर्जी, किसी न किसी चीज़ से कोई एलर्जी है तो आप मेनियर डिजीज में सिम्टम्स होते हैं, उससे आप सफ़र कर सकते हैं। या कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनर ईयर पे खुद के इम्यून सिस्टम का अटैक होने की वजह से ये डिजीज हो सकता है। इसमें सिम्टम्स क्या आ सकता है? सबसे जो कॉमन सिम्टम्स है वो है वर्टिगो, चक्कर आना, है ना। इट में लास्ट फ्यू मिनट टू 24 आवर, ये कुछ मिनट से 24 घंटे तक ये चक्कर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है ना। दूसरा है लॉस ऑफ हियरिंग इन अफेक्टेड ईयर, लॉस ऑफ हियरिंग इन अफेक्टेड ईयर, है ना। जिस साइड का कान अफेक्ट होगा उस साइड जो है तो हियरिंग लॉस होगा। टिनिटस, टिनिटस का मतलब होता है रिंगिंग इन द अफेक्टेड ईयर, कान में घंटी जैसा सुनाई देगा, घंटी जैसी एक आवाज आएगी जो बहुत अनप्लीजेंट होती है। चौथा है ऑरल फुलनेस या प्लग्ड सेंसेशन इन द ईयर, ऐसा लगेगा कान भरा भरा सा लगेगा, हैवी सा भरा भरा सा लगेगा, ऐसा लगेगा प्लग लाइक सेंसेशन है, कुछ फंसा हुआ है, ऑरल फुलनेस। पांचवा है नौसिया, वोमिटिंग एंड स्वेटिंग ड्यू टू वर्टिगो, चक्कर आने की वजह से आपको नौसिया, वोमिटिंग एंड स्वेटिंग हो सकता है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि मेनिया डिजीज को डायग्नोज कैसे करते हैं, हाउ मेनिया डिजीज डायग्नोज। तो इसके लिए क्या क्या इन्वेस्टिगेशन है? पहला, यदि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको मेनिया डिजीज है या मेनिया डिजीज से ये पेशेंट सफ़र कर रहा है, तो हम उसका आइडियोमेट्री करा सकते हैं, आइडियोमेट्री करा सकते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोकाक्लियोग्राफी, इलेक्ट्रोकाक्लियोग्राफी करते हैं टू नो द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ईयर। ईयर, कान के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जानने के लिए हम इलेक्ट्रोकाक्लियोग्राफी करा सकते हैं। तीसरा टेस्ट है ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पांस टेस्ट, ब्रेन स्टेम रिस्पांस टेस्ट। इससे क्या होता है कि हम ऑडिटरी नर्व या हियरिंग नर्व का जो है तो फंक्शन असेस कर पाते हैं इस टेस्ट के थ्रू कि उसका फंक्शन कैसा है। ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पांस टेस्ट में क्या करते हैं, ऑडिटरी नर्व का फंक्शन एंड जो ब्रेन में हियरिंग एरिया है उस एरिया को असेस कर पाते हैं इससे। और एक होता है बैलेंस टेस्ट, बैलेंस टेस्ट, इसमें बेसिकली निस्टिग्मोग्राफी करते हैं, निस्टिग्मोग्राफी करते हैं। और अदर टेस्ट इंक्लूड CT स्कैन या MRI टू रूल आउट द ब्रेन लीजन्स एंड ब्रेन पैथोलॉजी लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ब्रेन ट्यूमर। कोई इस तरह की माने इंट्राक्रैनियल लीजन्स तो नहीं है ना, तो CT स्कैन भी करते हैं। ट्रीटमेंट बेसिकली मॉडर्न मेडिकल साइंस में सिम्टोमेटिक है। इफ़ यू एक्सपीरियंस वर्टाइगो तो आपको वर्टाइगो का मेडिसिन दे देंगे। यदि आपको ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में जा रहे हैं तो एंटी एंजाइटी ड्रग दे देंगे। यदि आपको नौसिया, वोमिटिंग्स हो रहा है, घबराहट, तो नौसिया वोमिटिंग कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दे देंगे। सम केसेस में जिसमें कुछ सर्जिकल ज़रूरत पड़ती है तो यस में सर्जरी भी करना पड़ सकता है यदि मॉडर्न मेडिकल अप्रोच को आप अपनाते, फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में बन रहा है तो इनर ईयर में। और यदि हियरिंग लॉस है तो हियरिंग एड, डिफरेंट टाइप के हियरिंग एड्स आते हैं, है ना, हियरिंग डिवाइस आते हैं जिसको डॉक्टर सजेस्ट कर देंगे आपको कि ये लगाना है आपको। बट इफ़ यू अप्रोच होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो डॉक्टर यहाँ आपको होलिस्टिकली पूरा समझ के और आपके
कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन देता है। यदि आप कंटिन्यू रहते हैं तो आपको मैं अभी केस दिखा रहा हूँ कि पिछले 5-8 साल से ट्रीटमेंट करा रहे थे, तो उसका फ्रिक्वेंसी ऑफ अटैक डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा था। एक मेडिसिन, 2 मेडिसिन, 3 मेडिसिन, 4 मेडिसिन, ऐसे नंबर ऑफ मेडिसिन जो है बढ़ती जा रही थी। वो पेशेंट परेशान था। जब से वो होम्योपैथी में आया तो विद इन 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और नाउ जो है तो 1.5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर पास्ट, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटली जो है तो ओके। झांसी भाई और इंदौर भाई थी। हाँ हाँ, और नागपुर और बस नागपुर हुआ, सागर भी हुआ होगा। हाँ, सागर में पहले भाई सबसे पहले था। तो लगभग कितना साल आपने ट्रीटमेंट लिया? वो ये 7-8 साल। तो 8 साल आपने ट्रीटमेंट लिया था चक्कर का। 8 साल में बीमारी में क्या अंतर पाया आपने? नहीं, वो तो हर जगह स्वभाव सर, हाँ। कि जहाँ भी पहले दवाई शुरू में भाई सो 1-2 साल 1.5 साल तक आराम लग रहा हूँ। हाँ। और के बाद में पहले सबसे पहले सागर भाई, हाँ उतने भी है सही भाव। हाँ 1 साल आराम लग और 1 साल बाद फिर आने इस पर चलेगा झांसी। हाँ। उतने उनने ऑपरेशन करो, 2 साल उतने आराम रहो, 2 साल बाद फिर होने लगो। ऑपरेशन किया था जी। काय का? नाक। नाक का, हाँ। और फिर चलेगा इंदौर, हाँ फिर चलेगा नागपुर, हाँ और फिर जैसे होने लगी फिर नहीं आए, फिर आपके पास नहीं, तो जब मेरे पास आए थे तब की स्थिति क्या थी आपकी? 16 को एक बार और भी तो गर्मियों में थोड़ा सा नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, अभी तो 1-1.5 साल में 1-2 बार ही आया आपको थोड़ा सा, 1 साल। हाँ जी सर। सही ना? कि कितने दिन में आता था जब आप मुझे ट्रीटमेंट नहीं कराए थे मेरे हाँ, पर जल्दी जल्दी आने लगा। कितने दिन में? कभी तो 15 दिन में, कभी हफ्ता नहीं निकला तो। हफ्ता नहीं निकलता था दवाई खाने के बावजूद भी? हाँ जी, दवाई खाते खाते ही आने लगा तो। दवाई खाते खाते भी हर 3 या 4 दिन में आपको चक्कर आ रहे? ओवरऑल कैसे हैं? परसों चक्कर आ गया। परसों आया था, कितने दिन बाद? 4 महीने हुए। इतनी ज्यादा मतलब वैसी नहीं थी। आया था 10-20 मिनट शांत हो गया। 99%, 4 महीने पहले 1 महीने में, 10 दिन में, 8 दिन में आता था। हाँ हाँ।